हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 1, जहां पे हमने सारे के सारे एसेक्सुअल मोड्स के बारे में बात करी थी। फॉर एग्जांपल हमने वहां पे बात करी थी आपके रीजनरेशन के बारे में, आपके हमने बात करी थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में। इसके अलावा हमने बात करी वहां पे फिजन के बारे में। इसके अलावा हमने वहां पे बात करी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो इन सारे वेज के बारे में, जो भी वेज थे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में हमने बात करी। सेकंड, हमने उस लेक्चर के अंदर देखा था कि किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एस्पेक्ट क्या है, रिप्रोडक्शन। तो हमने इसको स्टडी करना है। अगर हमने इसको स्टडी करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही स्पीसीज की ग्रोथ हो सकती है एंड रिप्रोडक्शन से ही स्पीसीज के अंदर हम लोग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो देयर इज नो वेरिएशन इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज वहां पे हम एग्जैक्टली क्लोन बना रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। हेयर कम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी, दैट इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो इसके बारे में हमने बात करी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, हमारे पास वेरिएशन आता है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर, कि एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके क्या क्या हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से गैमीट्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और जो भी हमारे पास मेथड्स हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। So let's get started with our first topic, that is sexual reproduction. तो sexual reproduction basically क्या है? Sexual reproduction take place by the combination of special reproductive cells called sex cells. कौन से cells के combination से बनता है? sex cells, जिनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे बोल रहे हैं gametes. अब मेल गैमेट को बोलते हैं हम यहाँ स्पर्म, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एंड फीमेल गैमेट को हम बोल रहे हैं ओवम या ओवा। ठीक है, ओवम या ओवा। सो सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। तो गैमेट्स के बारे में हमने बात करी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के फ्यूजन से क्या बनता है हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट। The zygote then grows and develop into a new organism in due course of time. For example, humans के अंदर gestation period जिसको बोलते हैं, that is 9 months का प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो ह्यूमंस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट 9 मंथ के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, तो हमने बात करी यहाँ पे 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वन इज मेल, जहां से हमें मेल गैमेट मिलेगा, एंड वन इज फीमेल, जहां से हमें फीमेल गैमेट मिलेगा। मेल गैमेट कौन सा है? स्पर्म। एंड फीमेल गैमेट कौन सा है आपका? ओवम या ओवा। देन हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल को हमने समझा। एंड अब थोड़ा सा इसको टर्म वाइज समझें कि मेल गैमेट क्या, मेल किसको हम मेल कह रहे हैं? एन एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल। और फीमेल किसको बोलेंगे? जिसके अंदर फीमेल सेक्स गैमेट है, ओवा, तो उसको हम फीमेल बोल देंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब गैमेट्स क्या है? वो सेल्स जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? गैमेट्स बोल रहे हैं। मेल गैमेट को क्या नाम दे रहे हैं? स्पर्म नाम दे रहे हैं। और फीमेल गैमेट को क्या बुला रहे हैं? ओवम या एग बुला रहे हैं। द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बोल देंगे। द सेल which is formed by the fusion of male and female gamete is called zygote. तो उसको हम जाइगोट बोलेंगे। अब ओवम कैसा दिखता है? ह्यूमन ओवम कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, एंड स्पर्म कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आगे की तरफ आपको हेड दिखेगा, ये एक मिडल रीजन देखने को मिलेगा, एंड लोअर पार्ट के अंदर आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा? टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब टेल लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? जब स्पर्म आफ्टर मेटिंग, आफ्टर इंटरकोर्स इन बिटवीन मेल एंड फीमेल, आफ्टर कॉइटस, आफ्टर मेटिंग, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ट्रैवल करेगा तो उसको मूव करवाने में ये टेल हेल्प करेगी। पूरे स्पर्म का जो नेचर है, जो हम नेचर पढ़ेंगे, वो इसका नेचर है बेसिक नेचर है। क्यों बेसिक नेचर का है? बिकॉज जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, तो हमारे स्पर्म को वहां पर इफेक्ट ना आए, उसके ऊपर एसिडिक मीडियम काम ना करे, इसलिए इसके ऊपर एक लेयरिंग है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो दैट इज बेसिक इन नेचर। उसके अलावा यहाँ पे ये जो मिडल पार्ट है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होता है जहां से एनर्जी मिलती है। एंड ये जो हेड पार्ट है वो इस तरीके से है कि एग के साथ फ्यूज करता है। जैसे जैसे आपका स्पर्म आगे मूव करता है तो मूवमेंट में क्या हेल्प करता है स्पर्म के, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर स्पर्म का हेल्प करता है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करवाने के लिए, राइट। एंड ये ओवा है, तो इसको भी अभी हम आगे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर समझेंगे। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, हम बात कर रहे हैं जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं जहां पे जाइगोट बनता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद ओवा टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आपका स्पर्म हो गया, ये आपका एग हो गया। अब क्या होता है कि मेल ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग कॉइटस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करते हैं, कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। अब जब मिलियंस ऑफ स्पर्म जाएंगे तो एग को इस तरीके से एग के आसपास आ जाते हैं, लेकिन इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ और सिर्फ केवल एक स्पर्म जो हम कहते हैं सबसे पहले पहुंचा उस रेस के अंदर, तो वो जो स्पर्म है, मान लो अब देखो यहां पे ये एक स्पर्म है, इसने एग को यहां पे फ्यूज कर दिया। इसको थोड़ा सा जूम करके समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अब ये जो यहाँ पे फ्यूजन, ये जो यहाँ पे इस पार्ट में आपको दिख रहा है, स्पर्म जो एग के साथ फ्यूज कर गया। जैसे ही पहला स्पर्म, जो भी स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनको अगर आप बायो लोगे, आई होप कि आप लोगे, तो हम इन चेंजेस को 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आते हैं एग के अंदर जो बाकी स्पर्म्स की एंट्री को यहाँ पे प्रोहिबिट कर देते हैं, जो बाकी स्पर्म्स को यहाँ पे एंटर नहीं करने देते। तो एक स्पर्म यहाँ पे जैसे एंटर होगा तो यहाँ पे बाकी स्पर्म्स के लिए एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि बाकी स्पर्म अब यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 इडियट देखी होगी, 3 इडियट मूवी के अंदर एक सीन आता है, लाइफ इज अ रेस, है ना, जहां पे वो फरहान कुरैशी का एक कैरेक्टर होता है जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है। तो वहां पे एक स्टार्टिंग में सीन होता है कि वो मेरा स्पर्म था जो सबसे पहले रेस जीत गया, पैदा होने से पहले भी रेस लगी हुई थी, जीवन में भी रेस लगी हुई है। ये वही रेस थी जो वो बात कर रहा था, उसको अब हम क्लास 10th में बहुत डिटेल में समझ रहे हैं कि वो ये वाली रेस की बात कर रहा था, क्योंकि जो स्पर्म सबसे पहले जाएगा वही एग को फर्टिलाइज करेगा और वहीं से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो ही जो स्पर्म है रेस्पॉन्सिबल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे पहला स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, बाकी स्पर्म एंट्री नहीं है, ठीक है, नो एंट्री जोन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये देखो यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाएगा एंड आपका जो आगे जाइगोट का डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगा। नाउ वी टॉक, इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, वन इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, यानी कि जो एग का फर्टिलाइज होना है, यानी कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ जुड़ा, कहां पर जुड़ा, इनसाइड द बॉडी, एंड जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो कहां हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है, अंदर हो रहा है शरीर के, ठीक है। तो इसको आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे कहां पर एग्जैक्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कहां पर हो रहा है। हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेनली एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स, टॉड्स के अंदर देखने को मिलता है, फिशेस के अंदर देखने को मिलता है एक्सटर्नल। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपका ये एक फ्रॉग है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रॉग के अलावा सब कुछ बन गया, ये मान लेते हैं कि ये फ्रॉग है, ठीक है। अब इस फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग है ये क्या काम करेगी, ये वाटर के अंदर अपने एग्स को रिलीज कर देगी, ठीक है, कई सारे एग्स रिलीज हो गए। मेल फ्रॉग क्या काम करेगा, अपने स्पर्म रिलीज कर देगा यहाँ पे। एंड वाटर बॉडी के अंदर मान लो
तालाब में है या नदी के अंदर है, वहीं पर इन एग्स का फर्टिलाइजेशन होगा. तो दिस फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सिमिलर विद योर फिशेस. अब देखो फिशेस का थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, जूम इन. यस, ये देखो. तो क्या काम करेगी, मेल फिश स्प्रेड ओवर एग्स. ठीक है, फीमेल फिश लेज एग, कई सारे एग हो गए, तो मेल फिश ने अपने स्पर्म को, अपने मेल गैमेट को यहाँ पे रिलीज कर दिया और एग जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एग जो है फर्टिलाइज हो गया. तो दिस इज एक्सटर्नल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस के बारे में. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्लोन तो बन ही रहे थे, कॉपियां तो बनी रही थी. आपने भैया कहा कि स्पीसीज चलती रहनी चाहिए, तो वो तो एसेक्सुअल मोड से भी हो रहा है. हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही क्या है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या ये क्यों सुपीरियर है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, या इसके क्या बेनिफिट हैं इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एडवांटेजेस, पहला क्या है, जेनेटिक वेरिएशन कोई पॉसिबल नहीं है आपके एसेक्सुअल के अंदर. कैसे, अमीबा भाई साहब, मान लो ये अमीबा 5 पास है, इसका जो क्लोन बनेगा वो भी 5 पास ही बनेगा, इसका जो क्लोन बनेगा वो भी 5 पास ही बनेगा, इसका जो क्लोन बनेगा वो भी 5 पास, इसका जो क्लोन बनेगा वो भी 5 पास, इसका जो क्लोन बन रहा है वो भी 5 पास. 5 पास क्यों कह रहा हूं, मान लो लेट्स हाइपोथेटिकली कि इस अमीबा के पास ज्ञान की कमी है और इसने कुछ गंदी हरकतें सीख ली तुम्हारे जैसी, पढ़ना लिखना नहीं है टाइम पे, है ना, स्कूल का काम टाइम पे पूरा नहीं करना, प्रोजेक्ट नहीं देना, ऐसी कुछ हरकतें सीख ली. अब इसकी आने वाली जनरेशन की हरकतें इसके साथ लेके जाएगी, इसके साथ लेके जाएगी, इसके साथ लेके जाएगी, क्योंकि कोई जेनेटिकली चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम है. ऐसा होता नहीं है. इसको समझने का पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो डीएनए का मटेरियल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम रहेगा, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हुई है, कुछ भी घटा बढ़ा तो है ही नहीं ना. सिंगल पेरेंट था, वो डिवाइड होता चला गया, 2 टुकड़ों में टूट गया, फिर 2 टुकड़ों में टूट गया. तो एक तरीके से तो एक ही अमीबा इमॉर्टल है, उसी के पीसेस बन रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं, क्लोन बन रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है. अब कॉपी मतलब मान लो तुम्हारी मैम ने ना तुम्हें स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया कि बेटा कल ये फाइल पूरी होनी चाहिए, कल आपको ये पीपीटी बना के लेके आनी है. आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है. दोस्त को रात को 10 बजे फोन लगाया, भाई तेरा हो गया क्या, हाँ हो गया, अरे मेरे को मेल कर दे, मैं एक बार देखना चाह रहा हूं. तुमने क्या काम किया, एग्जैक्टली बस उसके अंदर थोड़ा सा अपना नाम चेंज किया और वही मैम को पकड़ा दी. तुमने कोई एफर्ट नहीं किया जीवन में, कोई तरक्की नहीं करी, वो सेम. तुम कौन हो, मेंढक, ठीक है, तुम कौन हो, अमीबा, सॉरी मेंढक नहीं अमीबा. तो अमीबा ने भी जीवन में कोई तरक्की नहीं करी, जैसा था वैसी वही चीज आगे बच्चों को दे दी, कोई बदलाव नहीं आया उसके बच्चों के जीवन में भी. ठीक है, अगला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन. अब ये देखो, हर तुम्हारे आसपास अगर 10 बच्चे और रहते हैं तो तुम्हारी क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 के 40 बच्चे अलग है दिखने में. मान लो 2 जुड़वा भी हैं, मान लो राम और श्याम जुड़वा भी हैं, तो भी इनके कुछ फिजिकल फीचर्स अलग होंगे, थोड़ा सा तो स्लाइटली डिफरेंट होगा ही. ये उनके पेरेंट्स भी तो पहचानते होंगे ना कुछ डिफरेंस है. अब मान लो एक और चीज समझते हैं. मान लो ये एक है आकृति, ये है अंकुश भैया, इन दोनों के 2 बच्चे हुए. पहला हुआ आपका मान लो अभी और मान लो शुद्धि, ऐसे 2 बच्चे हो गए. ठीक है, अब अभी क्या है, मेल है, शुद्धि क्या है, फीमेल है. एक ही पेरेंट की जो संतानें हैं, एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, जेनेटिकली अलग हैं. कैसे, जेंडर अलग है भाई दोनों का, तो जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, बॉडी में अलग तरीके के चेंजेस आएंगे, जीन्स अलग तरीके से एक्टिवेट होंगे. पहली चीज, हार्मोन्स का लेवल अलग होगा. इसके अलावा क्या है, दोनों अपने पेरेंट्स पे गए, अभी भी आकृति और अंकुश पे गया है, शुद्धि भी आकृति और अंकुश पे गई है. लेकिन क्या अभी और शुद्धि आइडेंटिकल होंगे, नहीं होंगे. क्या तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे आइडेंटिकल हैं, नहीं है. क्यों नहीं है तुम्हारे आइडेंटिकल, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है. तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशन. ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे भाई बहन हमसे बहुत डिफरेंट दिखते हैं. क्यों डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर उनके डीएनए मटेरियल के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो इस वजह से हम हमारे भाई बहन से भी आइडेंटिकल नहीं दिखते.
हमारे नाक कान आंख अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, हमारी सिस्टर का हमारे ब्रदर का भी जो आंख नाक कान है वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन क्या हम तीनों चारों लोग आपस में आइडेंटिकल है? नहीं, हम बहुत अलग है। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से ये एक एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेरिएशन बनता है। ये एक एग्जांपल है जहां पर आप देखते हो कि घर में 3 बच्चे हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में ओके ओके, एक पढ़ने में बिलो एवरेज है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। भाई ये कंसंट्रेशन चेंज हो गई, सारी चीजें चेंज हो गई। अगर सब कुछ एक जैसे ही होते तो कंपटीशन होता, किस बात का कंपटीशन, सब तो एक जैसे ही है, कोई भी काम दोगे सब एक बराबर ही करेंगे। बट अभी है ना, कोई आर्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है। तो ये वेरिएशन कहां से आ रहा है? ये वेरिएशन यहीं से आ रहा है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब मानो इसको समझते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक स्पीसीज के अंदर चेंजेस आते हैं, एंटायरली डिफरेंट स्पीसीज बन सकती है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हुआ। ठीक है, ह्यूमंस, पहले के ह्यूमंस की बात करते हैं। पहले हम क्या काम करते थे? ऐसे पत्थर लेते थे, दो आपस में टकराते थे तो आग बनती थी, फायर का आविष्कार हुआ और हम बड़े राजी हुए कि वाह भाई, इंसान ने तो तरक्की कर दी है, क्या ही काम कर दिया है। धीरे धीरे इन्हीं की पॉपुलेशन आगे बढ़ती रही। तो एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने कपड़े बनाने शुरू कर दिए, कॉटन वगैरह का कपड़ा जूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई। इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, मतलब कपड़े बन रहे हैं अभी के लिए समझो। फिर ये और थोड़ी सी ग्रोथ हुई तो हम इन्हीं के कुछ आगे लोग आए जिन्होंने कंप्यूटर बना दिया। इन्हीं के आगे कुछ लोग आए जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बना दिया। इन्हीं के आगे लोग आए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी बना दी। इन्हीं के आगे लोग आए जिन्होंने आगे जाके ऐसे एआई बेस्ड रोबोट्स बना दिए। इन्हीं के आगे लोग आए जिन्होंने मार्स पे जाने की बात करी कि हम अपनी लोकेलिटी को मार्स पे ले जाएंगे। इन्हीं के लोगों से मतलब ये नहीं कि सेम फैमिली के हैं, इसका कहने का मतलब है कि इंसानों की जो स्पीसीज है, जो ह्यूमन स्पीसीज है, वो चलती हुई डेवलप होती गई एंड धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आने लगे। पहले हम ऐसे 4 पैरों पे चलना, हमने ऐसे 2 पैर ऐसे हम ऐसे चलते थे, फिर हम एक दिन सीधे खड़े हो गए कि अब हम ऐसे चलेंगे, तो चेंज आया। इसको हमने अलग नाम दे दिया, इसको कुछ और बुलाया, इसको हमने होमो सैपियंस बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि कमर जो है अब सीधी हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। आपने देखा स्पीसीज के अंदर ही चेंज आ गए, एक ही स्पीसीज के लोग एक बंदरों की तरीके से हरकतें कर रहा है एंड धीरे धीरे ग्रो होते होते हमने सोफेस्टिकेटेड होना शुरू कर दिया, हमने सोशलाइज होना शुरू कर दिया, हमने बिजनेस करने शुरू कर दिए। जानवरों में ये सारी चीजें नहीं है ना। तो यही एक चीज है कि हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, वेरिएशन प्रोवाइड करता है। दिस जेनेटिक वेरिएशन लीड टू कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज टू फॉर्म बेटर एंड स्टिल बेटर ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो अफेक्ट हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके अलावा जो भी हमारे आसपास के सिनेरियोज हैं, उसके बेसिस पे हमारा डेवलपमेंट होता रहता है एंड जो नई स्पीसीज आती है, जो आने वाली जनरेशन होती है, वो पिछली जनरेशन से ज्यादा बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दादा दादी को आज तुम व्हाट्सएप दो चलाने के लिए, क्या वो चला पाते हैं उतने अच्छे से? शायद से नहीं। लेकिन तुम्हारी जनरेशन, अरे तुम्हें तो पबजी खिला लो दिन भर, है ना। तो अब क्या है कि हम एडवांस होते चले गए, ये कहना चाह रहा है। अभी आने वाले टाइम में ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि हमारी हाइट जो है, पहले कुछ हम लोग ह्यूमन जो है 7 फीट के आसपास होते थे, अभी कम होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस वहां पे एवरेज ह्यूमन हाइट 5 फीट से भी कम हो जाएगी। हमारा सर बहुत बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, सर पे बाल नहीं होंगे, ठीक है, हाइट कम हो जाएगी, जो पैरों का साइज है, जो चेस्ट वाला साइज है वो कम हो जाएगा, सर का साइज बढ़ जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी, है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की हम लोग बात करते हैं, वो ऑर्गन जो काम में नहीं आते आज की डेट में। तो बॉडी का इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ये एक थ्योरी है। क्यों ऐसा डेवलपमेंट होगा? क्योंकि हमें आने वाले टाइम में फिजिकल वर्क नहीं करना ना। दादा दादी या परदादा तुम्हारे क्या करते होंगे? मोस्टली लोगों के एग्रीकल्चर फील्ड में थे, लेकिन पापा किसमें? मोस्टली लोगों के सर्विस फील्ड में है, बिजनेस मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस सेक्टर में है। तुम अभी पढ़ रहे तो तुम उनसे बेटर करोगे। तो यही एक चीज है, ये भी क्या है, हमारे डीएनए का विकास हो रहा है, हमारे डीएनए की ग्रोथ हो रही है, हम लोग जेनेटिकली डेवलप कर रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप इतनी सारी कहानी गा के आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, अब प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमको प्यूबर्टी को समझना पड़ेगा। प्यूबर्टी क्लास 8वीं में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देख, अगर क्लास 8 याद है तो ठीक है, वरना चैनल के ऊपर क्लास 8 की पूरी साइंस अवेलेबल है, तो आप वहां पे
अडोलसेंस वाला एक चैप्टर है, वो जाके रिवाइज कर सकते हो। तो क्लास 8 में हमने प्यूबर्टी के बारे में पढ़ना शुरू किया। अब प्यूबर्टी होती क्या है, तो और हमने क्लास 8 में ही क्यों पढ़ना शुरू किया, ये भी बड़ी एक मजेदार सा क्वेश्चन है। प्यूबर्टी कौन सी एज है? 13 साल से लेके 19 साल तक की एज को अडोलसेंस प्यूबर्टी या टीन एज कहा जाता है। क्यों टीन एज कहा जाता है? 13, 19, टीन एज, ओके। तो इसको इस वजह से टीन एज कहा जाता है। अब टीन एज के अंदर होता क्या है, और हमने क्लास 8 में ही क्यों पढ़ा? क्लास 8 में जो बच्चा होता है वो लगभग 13 साल का होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। 5 साल के आप स्कूल जाना शुरू करते हो, 5th क्लास में आप फर्स्ट क्लास में जाते हो, एंड देन आफ्टर आप अपना 8th क्लास कब करोगे भाई? 5 + 8 = 13। इसीलिए हम, इसका लॉजिक क्या है 8वीं क्लास में पढ़ने का इस चैप्टर को, क्योंकि अडोलसेंस तब स्टार्ट होती है। तो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी पता होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में, तो हम वहां पे प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? 13 साल की उम्र में स्टार्ट होनी शुरू होती है। अब इसमें होता क्या है, मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं। आप 13 साल से कम छोटे बच्चों को जब ऑब्जर्व करोगे तो मेल और फीमेल में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं बता सकते, सब सिमिलर से ही दिखते हैं, है ना, बच्चे छोटे एक जैसे दिखते हैं। बट 13 साल की एज के बाद एक मेल और फीमेल की बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। पहले हम बात करते हैं मेल बॉडी की। तो मेल बॉडी में क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होना शुरू होता है स्क्रॉटम सैक के अंदर, एंड टेस्टिस का 2 प्राइम फंक्शन है, पहला स्पर्म प्रोडक्शन और दूसरा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन, ठीक है। अब स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल्स को मेल लाइक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। मेल लाइक कैरेक्टर क्या है? बियर्ड का आना, मुस्टैचेस का आना, आवाज का, वॉइस का भारी हो जाना, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर, जैसे दाढ़ी, मूंछ, शोल्डर्स का ब्रॉड हो जाना, ठीक है, मसल मास की ग्रोथ होना, बोन्स का स्ट्रांग हो जाना, हाइट का बहुत तेजी से बढ़ना, ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे होते हैं? बिकॉज टेस्टिस एक्टिवेट हो जाती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वहां पे सिक्रीशन होता है, एंड इस वजह से आपको वहां पे कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? कई सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंटरनली आपकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, इमोशनली, मेंटली आप ग्रो हो रहे होते हो। फीमेल बॉडी की बात करें तो इस एज के अंदर फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होना शुरू होता है, एंड फीमेल्स के अंदर पीरियड्स, या फिर जिसको हम मिनार्क जिसको कह रहे हैं, मिनार्क शुरू होती है, दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, एंड इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन गवर्न करता है? हार्मोन, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा होता है, सिक्रीशन हो रहा होता है। तो ओवरीज के प्राइम फंक्शन क्या हो गए? एग प्रोडक्शन और हार्मोन्स का सिक्रीशन। तो फीमेल बॉडी में भी कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, आवाज का पतला हो जाना, बॉडी की जो स्किन है उसका सॉफ्ट हो जाना, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन सारी ही कंडीशंस को कहाँ पे हम देखते हैं? प्यूबर्टी की एज में हम इन सारी कंडीशंस को देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में कि ये डायग्राम हमें क्या कहना चाह रहा हैगा, क्या चाह रहे हैंगे भैया आप, कि ये सब कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जहां पे हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, टेस्टोस्टेरोन जिसके बारे में हमने अभी बात करी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब रिलीज होने शुरू होते हैं, ठीक है। बॉडी में एक्टिवेशन जाता है माइंड के पास कि भैया प्यूबर्टी की एज आ गई है, आप क्या कर रहे हो, बैठे हुए क्यों, हार्मोन का सिक्रीशन करो, क्योंकि अब ये बच्चा नहीं रहेगा, अब ये बच्चा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, तो इसको अडल्ट लाइक कैरेक्टर देने पड़ेंगे, है ना। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम प्यूबर्टी को स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ प्यूबर्टी के अंदर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर भी चेंज आता है। टेस्टोस्टेरोन जब डेवलप हो रहा होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे बॉडी के अंदर सेक्सुअली हम लोग एक्टिव हो रहे होते हैं, मतलब बॉडी एक्टिव हो रही होती है। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो कि बेसिकली प्यूबर्टी की एज में ही डेवलप होना शुरू होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, स्क्रॉटम, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोल रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ये सारे चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स। क्यों? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है और स्पर्म प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब पहले बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपके स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर।
अब स्क्रॉटम जो है वो बॉडी से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए आपकी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपके स्क्रॉटम सैक में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द साइंटिफिक रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहां पर ये क्या काम करता है, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज भी बढ़ता रहता है। ठीक है, एंड ये आपका हो गया। अब ये आपकी होगी सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स में सेमाइनल फ्लूइड्स होते हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन का प्रोडक्शन करता है एंड वो जब ड्यूरिंग मीटिंग यहाँ से रिलीज होता है एंड ये इस पास से होते हुए ये आपका पूरा का पूरा पाथ बन जाता है। ये आपका पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है इन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर। ठीक है, तो ये हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरीज आलमंड शेप होती हैं, तो ओवरीज प्रेजेंट है। ओविडक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है। यूट्रस, दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बाहर बनाए तो इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हो। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका यूट्रस प्रेजेंट है, वेजाइना, ठीक है, एंड सर्विक्स, ये सारे पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। क्यों? क्योंकि ये फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एंड ये ओवम को भी रिलीज करती है, एग को भी रिलीज करती है, उसका भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से एक एग रिलीज होता है एंड इट वेट्स फॉर सम टाइम कि क्या वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन व्हाट हैपेंस इज कि आपका यूट्रस एक एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करता है, एक सेल्स की लेयर बनती है। अगर वहां पे प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती तो आपका जो एग है वो रिलीज हो जाता है बॉडी से एंड ये जो यहाँ पे एक लेयर बनी है सेल्स की, ये शेड ऑफ होती है और ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस वजह से होती है। इन केस किसी भी फीमेल के अंदर वहां पे प्रेगनेंसी कॉज होती है, तो जिसको हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, तो वो जो एग है जो फर्टिलाइज हुआ है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ पर वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा एंड वहां पर बेबी का आगे डेवलपमेंट होगा फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, दैट इज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन की, भैया फर्टिलाइजेशन क्या है? इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो अभी हमने देखा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो जो फीमेल बॉडी के अंदर हो। द स्पर्म्स made in the testes of a man are introduced into the vagina of the woman through penis during copulation और mating। mating के दौरान क्या होगा, जो sperm है, जो मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट से टकराएगा, उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा एंड जाइगोट का वहां पे फॉर्मेशन होगा। और हमने क्या बात करी कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं इनटू द वेजाइना एट वन टाइम, बट सिर्फ एक स्पर्म होता है जो एग को फर्टिलाइज कर पाता है। जीवन की रेस वहां से शुरू होती है। ठीक है, द स्पर्म आर हाईली एक्टिव मोबाइल, क्योंकि एक्टिव है, मोबाइल है। क्यों है? क्योंकि वहां पे टेल प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ टेल। द स्पर्म मूव अप थ्रू सर्विक्स इनटू द यूट्रस, फ्रॉम यूट्रस द स्पर्म पास इनटू द ओविडक्ट, तो ओविडक्ट तक जाते हैं। ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है देखते हैं, ये रहा। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ से रिलीज हुए वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एंड वो सारे स्पर्म यहाँ ट्रेवल करते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्पर्म जाएगा वो यहाँ एग के साथ यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा एंड वो एग यहाँ पे फिर डेवलप होगा। इन केस ये प्रोसेस नहीं होता है तो ये एग यहाँ से ट्रेवल करता हुआ, यहाँ से देख लेते हैं, ये एग यहाँ से ट्रेवल करता हुआ बाहर रिलीज हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए ये यूट्रस ने अपनी एक लेयर को डेवलप किया, ये भी यहाँ पे शेड ऑफ हो जाएगी एंड आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस के अंदर आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपके एम्ब्रियो का कुछ डेवलपमेंट होता है इन नेक्स्ट 9 मंथ्स इन ह्यूमंस। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट प्रोसेस करता है एंड आफ्टर 9 मंथ जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, उसके सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, देन 9 मंथ्स के बाद यहाँ पे बेबी की डिलीवरी देखने को मिलती है एंड 9 मंथ्स के पीरियड को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये जो आपको एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नेम्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो कॉर्ड है जिससे बच्चा अपनी मदर से क्या ले रहा होता है, यहाँ पे मान लो ये मदर है, तो प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर से क्या ले रहा होता है बच्चा, न्यूट्रिशन ले रहा है, क्योंकि खाना तो खा नहीं सकता ना। तुम कहो भैया मैगी खिला दें, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम कहो भैया पिज्जा खिला दें थोड़ा सा, नहीं वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, मदर जो भी फूड ले रही है उन्हीं के फूड से न्यूट्रिशन लेता रहता है बेबी अंदर, एंड बेबी का उसी से डेवलपमेंट होता है। नाउ वी टॉक अबाउट बर्थ कंट्रोल। अभी तक हमने बात करी रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है पॉपुलेशन को आगे, स्पीसीज को आगे, नॉट पॉपुलेशन, स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए। स्पीसीज की कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। लेकिन बर्थ कंट्रोल के बारे में फिर हम क्यों बात कर रहे हैं, हमें तो रिप्रोडक्शन करके स्पीसीज को आगे बढ़ाना है, तो कंट्रोल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बर्थ रेट है वो हमेशा 1 रहना चाहिए, यानी कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि जितने लोगों की डेथ हो रही है उतने ही नए बच्चों का जन्म होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं हो सकता किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है डे बाय डे। अगर हम बात करते हैं हर साल गवर्नमेंट को क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है फंड्स को रिलीज करने के लिए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है फॉर सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन। इसीलिए आपने सुना होगा जब भी चुनाव वगैरह आने वाले होते हैं, जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो मंत्री जी आके कहते हैं क्या कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री एजुकेशन देंगे, हम फ्री खाना देंगे। किसके लिए फ्री देंगे, क्योंकि हमारे पास शायद से फैसिलिटीज हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका फैसिलिटीज नहीं है, तो गवर्नमेंट को इन सारी चीजों को रेगुलेट करना है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है इसको समझते हैं, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे फादर 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा है तुम्हारे फादर के पास, और वो उन्हें अपने बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और तुम 3 भाई बहन हो, तो सबके पास 3300 रुपए के आसपास आएंगे। 3333, ठीक है। अभी समझो तुम्हारे पास लगभग 3300 रुपए आए। वहीं तुम्हारे फादर के एक फ्रेंड है, उनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनके पास कितने रुपए आए, 5-5 हजार रुपए आ गए। अब बात करते हैं अपनी। अब एक और तुम्हारे फादर के फ्रेंड है, उनका ना एक ही बेटा है, और उसके पास कितना है, 10,000 रुपए। अब तुम्हें बोला गया है कि जाओ शॉपिंग करके आओ, ठीक है, जाओ शॉपिंग करके आओ। अब कौन सा बच्चा, हम इनको नाम दे देते हैं, इस फैमिली के बच्चों को ABC बुला देते हैं, इसके बच्चों को 1 और 2 बुला देते हैं, इस फैमिली का एक ही बच्चा है तो उसको हम K बुला देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस कि किस बच्चे के पास ज्यादा फैसिलिटीज होंगी, कौन सा बच्चा ज्यादा शॉपिंग कर पाएगा। फैसिलिटी मींस ज्यादा शॉपिंग, कि भैया सिंपल सी बात है 10,000 के अंदर ज्यादा शॉपिंग हो पाएगी, वो शूज भी ले पाएगा, वो जीन्स भी ले पाएगा, वो शायद से किसी अच्छे ब्रांड की शॉपिंग कर पाएगा। ओके, नंबर 2, भैया जिनके पास 5,000 है, क्योंकि 5,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3300, है ना। 3,300 रुपीज से तो 5,000 ग्रेटर है बाय 1,700 रुपीज लगभग, है ना, लगभग यूं, क्योंकि वो 3333 है, ठीक है, तो ये 1,700 रुपए ज्यादा है। नंबर 2 पे ये दोनों शॉपिंग कर पाएंगे, नंबर 3 पे ये, यानी कि हमारे रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो हमारे रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तो 3 लोगों का, 2 लोगों का एग्जांपल है, वहीं पे इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया। लेकिन जिस कंट्री में 150 मिलियन 200 मिलियन लोग रहते हो, उस कंट्री का क्या हाल बनेगा, है ना। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं कि हाँ, हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर ये एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे चाइना ने फोर्स कर दिया, एक वक्त पे चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। वो 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है कि किसी भी कपल के सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, अगर तीसरा बच्चा हुआ तो उस कपल को कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उन बच्चों को भी कोई गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हुई। तो लोगों ने इसके डर से क्या काम किया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना शुरू किया। एंड आज हम जानते हैं कि चाइना रैपिडली ग्रोइंग देश है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सुपर पावर है दुनिया के अंदर। तो ये एक फायदा होता है, जब आपकी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल होती है तो आपके पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। अब वो पैसा जो लोगों को सब्सिडी देने में यूज होता, वो पैसा अब डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट, ठीक है। तो हमें हमेशा अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ कंट्रोल में लेके चलना है। हम ये इंडिया के अंदर हम ये चीज
इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये चीज हमें समझ के कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल करनी है। तो अभी हमने प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम क्यों है, अब हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच यू प्लान एंड बेसिकली वो जरूरी भी है स्पीसीज के कॉन्टिन्यूटी के लिए, बट अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, उससे हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। जब एक वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी मेटिंग हो लेकिन वहां पे प्रेगनेंसी कॉज ना हो, जिसके लिए आपने कुछ यूज किया हो, कोई मेथड यूज किया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। All the birth control methods can be broadly divided into three categories: barrier, chemical and surgical। तीन तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। बैरियर मेथड क्या है, आप बैरियर वर्ड से समझ में आ रहा है कि बर्थ कंट्रोल के लिए बैरियर लगा दो। तो क्या है, अब ये स्पर्म है, वो जा रहा है ओवा को फ्यूज करने, तो या तो हम इस स्पर्म को ही रोक दें, या तो हम इस स्पर्म को मेल के थ्रू ना जाने दें, या फीमेल बॉडी में एंटर ना होने दें। तो यहाँ पे हम कौन से मेथड्स की बात करेंगे, बैरियर मेथड में, यानी कि हमने कोई बैरियर लगा दिया, हमने कोई बैरियर लगा दिया, जैसे कॉन्डोम्स या फिर मेल कॉन्डोम्स, डायफ्रागम दैट इज बेसिकली फीमेल कॉन्डोम्स, ठीक है, तो इनको यूज कर सकते हैं। और कैप कैन बी यूज। An important benefit of use of condom is that it protects a person from STD, sexually transmitted disease से भी बचाता है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इन बीमारियों से भी ये आपको बचाता है। इकलौता ऐसा मेथड है, बैरियर मेथड के अंदर जो भी चीजें हैं वो इकलौते ऐसे मेथड हैं जहां पर कॉन्ट्रासेप्शन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आपको किससे प्रोवाइड बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। केमिकल मेथड की बात करें, in the chemical method of preventing pregnancy the female use two types of pills, one is oral pill and vaginal pills। दो तरह की pills का यूज होता है, are made up of specific drug, जो कि स्पेसिफिक ड्रग से बनती हैं, हार्मोन्स के बैलेंस को चेंज रखती हैं, जिससे वहां पे प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो पाती है। ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन दैट स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम, तो हार्मोन्स के बैलेंस को चेक कंट्रोल में रखती है, ठीक है। ओरल पिल्स आर आल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोला जाता है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड्स। मेल्स के अंदर जब सर्जरी प्रोसेस करी जाती है, सर्जिकल प्रोसेस को बोलते हैं वेसेक्टोमी, एंड फीमेल के अंदर सर्जिकल प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है, मेल्स की वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है कि यहाँ पे कट कर दिया जाता है और इनको टाई कर दिया जाता है, इनको बांध दिया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करके अगर देख पाए तो, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वास्ट डिफरेंस इज टाइड एंड कट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया गया। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो टेस्टीज हैं वो स्पर्म रिलीज करेंगी, यहाँ तक आएगा, लेकिन आगे जाने का कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, तो स्पर्म आगे आ ही नहीं पाएंगे, तो प्रेगनेंसी कॉज होगी ही नहीं। तो दिस इज सर्जिकल मेथड एंड इरिवर्सिबल। एक बार आप करा लेते हैं ये मेथड तो बहुत, अगर ऑपरेशन के अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं कि इरिवर्सिबल है, तो ये एक चीज हो जाती है। सेकेंड इज फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या है, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को कट करने से क्या होगा, अगर स्पर्म यहाँ पे आएगा भी तो यहाँ पे आगे एग के पास जा ही नहीं पाएगा, तो वहां पे क्या प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी। तो दिस इज ट्यूबेक्टोमी। Now the one of the most important thing from this chapter which is social, from social point of view, that is female feticide। female feticide क्या होता है, killing of unborn girl child। अब unborn girl child का पता कैसे चलता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो हाँ, यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। एक मेल के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स, ठीक है। दिस इज योर मेल, दिस इज योर मेल एंड दिस इज योर फीमेल। अब यहाँ पे क्या क्या चांसेस केसेस बनते हैं, ये वाला x इस वाले x से, अभी हम थोड़ा सा कलर चेंज करके जीवन को रंगीन बनाएंगे। हाँ, ये वाला x इस वाले x से मिल जाए तो क्या बनेगा, x x बेबी गर्ल। ये वाला x इस वाले x से मिल जाए तो x x गर्ल। ये वाला y इस वाले x से मिल जाए तो x और y। ये वाला x इस वाले y से मिल जाए तो x और y, ठीक है। तो 50-50% चांसेस हैं फीमेल, यानी कि एक लड़की पैदा होने के और एक घर के अंदर लड़के पैदा होने के 50-50% चांसेस हैं। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिसाइड हो रहा है, मेल के ऊपर,
मेल के सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल के पास तो ये चॉइस ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंडिया में एक टैबो है कि भाई बेटा ही पैदा होना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू, दिस इज इलीगल इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये क्राइम है, ये जो एक चीज है जो भी लोग करते हैं बहुत गलत है, क्राइम है, एंड दैट इज अनबॉर्न बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन डॉक्टर्स के थ्रू करवाया जाता है, एंड अल्ट्रासाउंड होता है यहाँ पे, एंड कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो रीडिंग के अंदर कुछ कंपोनेंट्स की मात्रा के हिसाब से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो भी करते हैं इस चीज को, वो ये बता सकते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी कि ये मेल है या फीमेल है। तो इस सोशल टैबू के चक्कर में लोग सिर्फ और सिर्फ मेल लड़का पैदा करना चाहते हैं कि घर में हमारे वंशज आए। वंशज पढ़ नहीं रहा है, वंशज का दिमाग नहीं लग रहा है किसी काम में, लेकिन वंशज चाहिए। राजा रजवाड़े थोड़ी ना हो के पीछे इतना सब कुछ छोड़ के गए, पॉइंट। तो इसलिए वो फीमेल्स का अबॉर्शन करा देते हैं, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन की वजह से उस बच्चे को कभी जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। सो ये बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंग है सोसाइटी के अंदर। सो वी शुड स्टॉप फीमेल फीटिसाइड, बिकॉज सिंपल सी थिंग है, बच्चे भगवान का रूप है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मम्मी बचपन में क्या कहती थी, कोई भी मिलने आता था घर पे कि अंकुश घर पे है, हाँ है, आप अच्छा कोई खेलता हुआ दिख जाए तो आप ही का बच्चा है, नहीं नहीं हमारा नहीं, भगवान का बच्चा है। तो भगवान के बच्चों को मारा थोड़ा ना करते हैं, आप भगवान को ही मार रहे हो, ठीक है। सो इस चीज को हमेशा हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना है, ठीक है। इस चैप्टर से जो भी आप पढ़ते हो वो आप याद कर लोगे, वो आपको याद रहेगा, 2 बार वीडियो देख लेना, याद रहेगा। इस पॉइंट को बहुत सेंसिटिव टॉपिक, सेंसिटिव तरीके से, अगर आप मेल हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं, नॉट फीमेल, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तब भी, और मेल हैं तब तो खास तौर पे आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग कॉइटस, अगर किसी पार्टनर को कोई सेक्सुअली डिजीज है, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, तो वो सेकंड पार्टनर को ट्रांसफर हो सकती हैं। तो वहां पे क्या है कि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है। द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद, हाँ यस, just a second, yes, the disease which are spread by sexual contact with an infected person is called sexually transmitted disease और STD। कॉमन बीमारियां कौन से, गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। एंड इनसे बचाने के लिए हमने जब मेथड पढ़े तो कौन सा मेथड बेस्ट है, जो ओनली मेथड विच वर्कड ऑन STD, दैट इज बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जहाँ पे हमने कॉन्डोम्स के बारे में बात करी, जहाँ पे हमने डायफ्रागाम के बारे में बात करी, जहाँ पे हमने कैप के बारे में बात करी, ठीक है। सो इनके यूजेस से आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक इसलिए हो जाता है बिकॉज स्कूल्स के अंदर शायद से ना पढ़ाया जाए इतने डिटेल के अंदर, बट हमें समझना है और हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है। एजुकेशन हमने गेन करनी है यहाँ से, राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। हमने ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया, हमने सेक्शुअल मोड इन एनिमल्स देख लिया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप दिस चैप्टर, दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन एंड यू विल स्कोर बेटर मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो पढ़ो, देखो, एंड बाकी लेक्चर्स भी अपलोड किए जा चुके हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon so that you can never miss a video from this particular channel. Educational content, motivational content, notes, guidance सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बस क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ना है, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, ठीक है। भैया बैठे हैं यहाँ, भैया पढ़ा देंगे, भैया नंबर भी ले आएंगे, ठीक है। भैया ऐसे समझा भी देंगे कि चीजें समझ में आए, लेकिन पढ़ना आपको है, समझना आपको है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन। सी या, बाय बाय।